सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आई एम आदित्य पाठक और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पूरी एनसीईआरटी सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरे एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर जो छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है उनको भी हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे और उनका एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनका मीनिंग समझेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बाहर निकाल लीजिए, पेंसिल रेडी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पे रेगुलरली आपको ऐसे ही, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी का वो है इसमें, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप लोगों ने इस चैप्टर को पहले एक बार पढ़ रखा है, ताकि आपको एनसीईआरटी हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझाने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं एट 150 रुपीज पर मंथ, जिसमें आपको एसएसटी, इंग्लिश और साइंस की रेगुलर एवरीडे क्लासेस मिलेंगी एंड मंडे को आपका रेगुलर टेस्ट होंगे। तो अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर है, उस पर जाके कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस नाम के इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे भाई, क्यों ऐसी क्या जरूरत आ गई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो हमारे जैसे लोगों को भी ये चैप्टर समझना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की बहुत ज्यादा है। अगर आप बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये आपका, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, हाई वेटेज रहता है इसका। ठीक है, वेटेज इसका बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे और आपको समझाएंगे। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से थोड़े बहुत आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर प्लीज इसे पूरा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है एनसीईआरटी का, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। सवाल एनसीईआरटी पूछता है कि आप किसी चीज को अलाइव और नॉन लिविंग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, जब आप किसी वी नो दीज थिंग्स आर लिविंग बीइंग्स। तो इस पैराग्राफ में मेनली आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्योंकि आप इस वीडियो में इस पैराग्राफ को हम लोग पूरा रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज हमें नहीं दिख रही है कि जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले वही बताया गया है। तो उसको मैं समराइज करके आपको समझा देता हूँ। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, दो तरह की चीजें होती है, एक होती है लिविंग एंड एक होती है नॉन लिविंग। लिविंग चीजें वो होती हैं जो कि लिव्ड होती हैं, जो कि जिंदा होती है, और नॉन लिविंग होती है जो नॉन लिविंग होती है। अच्छा, एक वर्ड होता है डेथ, डेड। डेड का मतलब होता है वो चीज जो पहले कभी लिविंग थी अब नॉन लिविंग हो गई तो उसे डेड कहेंगे। समझ रहे? नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस ये है कि कोई चीज पहले लिविंग थी फिर मर गई तो उसे डेड कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म था वो जिंदा था, उसके बाद वो मर गया तो उसे नॉन लिविंग कहेंगे, उसके डेड कहेंगे। लेकिन अगर कोई चीज, जैसे ये मार्कर है, ये पेंसिल है, तो ये हमेशा से नॉन लिविंग थी तो इसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अब हमसे पूछा गया है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस क्या बोला गया है, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं। क्या होगा, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब लाइफ के लिए एसेंशियल होती है। सॉरी, एसेंशियल फॉर लाइफ मतलब इन प्रोसेसेस को परफॉर्म किए बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव नहीं कर सकता है। तो आखिर ये कौन कौन सी प्रोसेसेस है, इन्हीं को डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जरा इन प्रोसेसेस के मैं नाम आपको बता देता हूं। आपके पास है सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन, देन आपका सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। इन प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रोसेस को हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमें इसको रीड करने की जरूरत नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए यहां पे हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में आपको पहले पूरा क्या बताया गया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए बैक्टीरियास या फिर और भी कोई छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स, अमीबा हो गया, ये छोटे मोटे। क्या इन लोगों के पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? क्या इनके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? नहीं होता है। इनके अंदर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, जो प्रोसेसेस है, वो
ज्यादा छोटे लेवल पे हो जाती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल पे हो जाती है। जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म उतने सिंपल लेवल पे उनका काम हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो ये प्रोसेस, ये जो है हमारा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर आप रीड करिएगा जरूर, अच्छी बात है आपको समझो। अब मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी देना चाहता हूं, जिसमें हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। आपने मेटाबॉलिज्म तो बहुत बार सुना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर्स। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस मतलब कि वो प्रोसेसेस जो कि एक सेल या फिर एक बॉडी के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है या जो केमिकल प्रोसेसेस होती है, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म असल में दो तरह के होते हैं। इनमें आपके दो तरह के, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें दो चीजें मिलकर कोई एक चीज को बनाती है। ध्यान से समझिएगा, एनाबॉलिज्म इट इज अ प्रोसेस इन विच टू थिंग्स यूनाइट टू फॉर्म अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि आप कंपोजिशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैसे ही कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काटना, काटा है ना। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कोई बड़ी चीज टूटती है, ठीक है, जिसे आप लोगों को डीकंपोजिशन रिएक्शंस के तौर पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो न्यूट्रिशन है। अब हमारी काम की बात यहां से शुरू होती है। यहां हम एक एक लाइन को रीड करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। When we walk or ride bicycle, क्या कहना चाहते हैं? वॉक और राइड बाइसिकल, ठीक है। वी आर यूजिंग अप एनर्जीज। जब आप कोई even when we are not doing any apartment activity, energy is needed to maintain a stage of order in our body. We also need minerals from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in body. The source of energy of material is the food we eat. आप लोग वो आज तक जितने भी काम हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, चाहे आपकी हाइट बढ़ रही हो, चाहे आपकी मूंछ आ रही हो, चाहे आपके बाल वापस उग रहे हो, नेल्स उग रहे हो, या फिर आप दौड़ रहे हो या मेरी तरह चिल्ला रहे हो, इन सारी प्रोसेसेस के लिए हमें मटेरियल्स चाहिए होते हैं। मटेरियल्स चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए होती है। तो वो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती का है, उन इंपॉर्टेंट थिंग्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखिएगा, दो वर्ड्स हैं, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म खाने को इनटेक करता है, और न्यूट्रिएंट्स उन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यह आपने बताया गया है कि आप जितने भी काम करते हो पूरे जिंदगी में, उन सब के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी कुछ चीजें जरूरत होती है, और वो सब हमें कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। तो ठीक है, हम लोग इसमें न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, तो वही इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया हाउ डू ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताया गया द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वेज। मतलब कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो सब में जरूरी है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो हर किसी में डिफरेंस रहता है, ठीक है, हर किसी के लिए डिफरेंट रहता है। कैसे रहता है? सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड इनऑर्गेनिक सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, एनिमल बायो, ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर ones before they are used and keep form in the body. To achieve this, organisms use biocatalysts and enzymes. Thus, the heterotroph depends on the directly indirectly on autotroph. इसमें ये बताया गया है कि आप जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इस फूड को इनडायरेक्ट वे में इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। जैसे प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और उससे अपना कार्बोहाइड्रेट फूड बनाता है। इन्हें ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? 7th में हम पढ़ चुके हैं, इन्हें प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स वो दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपना खाना खाने के लिए। तो वो क्या करते हैं? यहां पे दो वर्ड्स यूज किए गए, बायोकैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। देखिए, बायोकैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कैटलिस्ट वो चीज होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता हो या फिर डिक्रीज होता हो तो उसे हम कैटलिस्ट करते हैं। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई चीज आके उसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज करता है या कम करता है तो उसे हम कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है। और वो कैटलिस्ट जो बॉडी प्रोड्यूस करता है उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, कैटलिस्ट क्या है? जो किसी केमिकल रिएक्शन को रेट अप करता है, यानी रेट उसका ज्यादा करता है या रेट कम करता है, तो उसे हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। वहीं पे जो एंजाइम्स, इन्हीं बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम्स मतलब कहते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम समझते हैं। पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब खाना या फिर
उसी को इंडिकेट करता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें प्लांट या ऑर्गेनिज्म अपना खुद से खाना बनाता है, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के कारण ये फुलफिल होता है इनका फूड का। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। फोटो की लाइट की मदद से फूड को सिंथेसिस करने की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो प्लांट में दिखती है, ग्रीन प्लांट्स में। It is a process by which autotrophs take in substance and outside convert into storage forms of energy। मतलब इससे सब्सटेंस को बाहर से लेते हैं और कुछ रिएक्शंस करते हैं और उनको स्टोरेज फॉर्म में रखते हैं ताकि जब एनर्जी चाहिए तो मतलब यूज में आ सके। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, इनको लिया जाता है बाहर से और इनको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है अभी हम लोग जानेंगे, क्यों, ताकि ये कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज एनर्जी की तरफ पे काम कर सके, ठीक है। इन नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली नहीं यूज होते, ये स्टोरेज की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टोरेज के फॉर्म में प्लांट बॉडी में स्टोर रहते हैं। किस फॉर्म में, स्टार्च के, विच सर्व्स इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ठीक है, ताकि कभी प्लांट को एनर्जी की जरूरत हो तो उसे मिल सके। इन सम ऑफ द सिमिलर सिचुएशन इन सीन अस where some of the energy derived from food we eat is stored in the form of body of glycogen। हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, फैट एंड ग्लाइकोजन, फैट एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, याद रखने की बात है, स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात। अब देखिए ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन डिपिक्ट कर रही है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाता है, वाटर रूट से मिल जाता है, सनलाइट और इनकी प्रेजेंस में इनका रिएक्शन होता है। कैसे होता है अच्छे से यहाँ 3 स्टेप्स में बताया गया जिसे हम डिस्कस करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की चेन को कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग सांस ले लेते हैं और वाटर जो होता है वो प्लांट यूटिलाइज करता है। Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur during photosynthesis. Photosynthesis के अंदर अब कौन सी प्रोसेस होती है वहां यह बताया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुई इस एनर्जी के कारण जो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये H2 प्लस O2 के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। H2O2 के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आया तो क्या बना, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। किसके कारण, लाइट के कारण टूटता है, ठीक है। लाइट के कारण वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले से प्रेजेंट था और बनाता है C6H12O6। तो ये प्रोसेस होप आपको समझ आ गया होगा। होता क्या, एक समराइज करता हूं पूरी फोटोसिंथेसिस को, यहां बताया गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को ये पूरे को मैं आपको एक बार में समझा देता हूं। तो फोटोसिंथेसिस में आपको असल में होता क्या है कि प्लांट जो होता है उसका मतलब प्लांट जो होता है उसमें वाटर आता है, ठीक है। वाटर का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस H2 एंड O2। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन होता है ये तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, पर ये जो याद रखिएगा वाटर का ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऑक्सीजन होता है लेकिन वाटर का ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और ये जो H2 है ये रिएक्ट कर लेता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। These steps needed not to take place one after another immediately। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत होते जा रहा है। For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is act upon energy absorbed chlorophyll during the day। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं और जो वाटर का ब्रेकडाउन हो वो दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें बताया गया 2 एक्टिविटीज जिसके अंदर मैं आपकी पूरी एक्टिविटीज तो रीड नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इन एक्टिविटीज में क्या कहा गया है। इन एक्टिविटीज में क्या किया गया है, एक क्रोंटम प्लांट लिया गया है, इसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हल्के किसी और कलर के होते हैं, पर्पल या फिर वो। तो इस प्लांट को जब पानी में अल्कोहल में डुबाया गया और उसको मतलब अल्कोहल में उबाला गया तो इसने अपना कलर छोड़ दिया और इसके ऊपर फिर क्या डाला गया, इसके ऊपर डाला गया क्या, आपके आयोडीन सोल्यूशन डाला गया। तो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद देखा गया कि जो पार्ट ग्रीन था वो क्या हो गया, वो ब्लैक ब्लू कलर का वो हो गया, मतलब कि ग्रीन पार्ट में स्टोर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये वही पोर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है।
स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये आपने 7th क्लास में बहुत बार पढ़ रखा है। स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इसके अंदर दो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमाटा पोर्स कहते हैं स्पोर को, और ये आपके क्लोरोप्लास्ट, आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये आपका न्यूक्लियस होता है। अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये श्रिंक होते हैं। देखिए समझिए, जब इसके अंदर जब इसके मतलब होता क्या है, जब ये स्वेल हो जाते हैं, स्वेल मतलब सूज जाते हैं तो ये खुल जाते हैं, और जब ये श्रिंक हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेगा, अभी हमें इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को भी जरा समझते हैं। इसमें बताया गया है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। इसमें बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इसमें यही बताया गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं। देखिए, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह के होते हैं। इसमें आपका आता है पैरासाइटिक, साइटिक, आपका आता है होलोजोइक, आपका आता है एक और कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक। क्या होता है इन सब प्रोसेस में समझते हैं। पैरासाइटिक में आपको पता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है अपने फूड और एनर्जी के लिए, या फिर दोनों, मतलब दोनों के लिए। और सेप्रो मतलब वो किसी को हेल्प नहीं कर रहा होता, बस उसके ऊपर बोझ बन के रहता है। और सेप्रोफाइटिक और द ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो सड़े गले खाने से मतलब एनर्जी या फिर फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये हमें नहीं बताया। देखिए फंगीज का बताया गया ना, तो ये आपके सेप्रोफाइटिक टाइप में आ जाते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। ठीक है, यहां पे आपको ये सारे स्टेप्स दिखाए गए। इसे हम फर्स्ट स्टेप को कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। फिर होता है आपका डाइजेशन, फिर होता है आपका अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलिएशन, एंड देन इजेशन। तो इंजेशन का मतलब होता है बॉडी में इंजेक्ट करना फूड, डाइजेशन का मतलब उसे डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन करना फूड को। उसके बाद अब्जॉर्प्शन मतलब जो ब्रेक डाउन हो गया उससे यूजफुल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन जिसे एब्जॉर्ब किया उसे पूरे बॉडी में यूटिलाइज करना, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और इजेशन मतलब जो बचा है वेस्ट उसे बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये अमीबा के अंदर दिखाया गया। सबसे पहले जो फूड पार्टिकल था उसको इंजेक्ट किया सूडोपोडिया से, फिर डाइजेस्ट किया और फिर इजेक्ट किया, यही बताया गया। ह्यूमन बीइंग के अंदर अब डाइजेशन कैसे होता है, तो ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूं। सबसे पहले आपका जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर इनटेक होता है यहां से। ठीक है, उसके बाद जो ये आपकी टंग मतलब माउथ से इंजेक्ट होता है, जैसे बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, यहां से फूड इंजेक्ट हुआ। ठीक, फूड इंजेक्ट होता है। उसके बाद आपकी जो इसोफेगस होता है, इसके अंदर एक मूवमेंट चल रही होती है जिसे कहते हैं प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट होती है जिससे फूड नीचे की तरफ बढ़ता है। फिर आपका स्टमक आता है, स्टमक के अंदर आपके होते हैं पेप्सिन। आपके यहाँ पे माउथ में एक सलीवा नाम का भी एंजाइम रिलीज होता है जिसमें सलीवरी एमाइलेज होता है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज। 30% डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में। ठीक है, फिर स्टमक के अंदर आपका क्या होता है, स्टमक के अंदर आपका पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और म्यूकस उसके इफेक्ट से बचाता है स्टमक को। फिर आपका लिवर होता है जो क्या जो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, जो बाइल डक्ट में सेव होती है। उसके बाद कहाँ रिलीज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट में, वहां रिलीज होती है ये चीज। और पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होती है। पेनक्रियाटिक जूस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, ये जो आपका बाइल जूस होता है यह इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। वहीं पे जो आपका पेनक्रिया है, इसमें ट्रिप्सिन नाम का केमिकल होता है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज भी नाम का केमिकल होता है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। उसके बाद आपकी डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन और फिर एनएस से इजेक्ट हो जाता है। यही पूरी बात यहाँ बताई गई है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो था सलेवरी एमाइलेज, प्रीस्टाल्टिक मूवमेंट, इसके बाद आपका था कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ये डेंटल कैरीज है, इसमें बताया गया कि दांत में जो वो लग जाते हैं कीड़े या फिर कैविटी, वो ब्रशिंग के कारण नहीं लगते, वो सब हमें पता है, ये सब ज्यादा अपने काम का नहीं है। अब रेस्पिरेशन की बात की जाए तो देखिए होता क्या है, होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज जो था वो फूड के फॉर्म में हमारे ब्लड में आता है, ब्लड से हमारे सेल में आता है। इन साइटोप्लाज्म ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू पैरुवेट, पैरुवेट से जब ये बन जाता है प्लस एनर्जी, थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, पैरुवेट बना। अब
ये जो पायरुवेट है ये तो हर केस में बनेगा। उसके बाद अब तीन चीजें हो सकती हैं। अगर ये पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है, फर्दर ब्रेकडाउन है, ये अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो उस टाइम पे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो वहां लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होता है। और अगर पूरी तरीके से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। इस टाइप पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसमें थोड़ी कम होती है और इसमें सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये कहां पे पाया जाता है? ये ईस्ट में पाया जाता है, ये मसल सेल्स में पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा तेज होता है तो आप 1.5x पे भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब कम टाइम का वीडियो पोस्ट करना होता है, वरना व्यूज नहीं आएंगे। नेक्स्ट, एटीपी की बात की जाए तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होती है? एनर्जी करेंसी। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें होता क्या है, ये हम लोग जो डिस्कस करते हैं ये कॉन्सेप्ट में आता है। तो अगर ये सब डिस्कशन आपको चाहिए तो आप हमारे पेड बैच में आ जाइए, वहां हम दिखा देंगे। चलिए बता देता हूं, तो नहीं पेड बैच में। ठीक है, तो सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज हमने देख लिया। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे तक पहुंचता कैसे, वो जरा समझते हैं। सबसे पहले आपने एयर इनहेल किया जिसमें 21% ऑक्सीजन था। इनहेल करने के बाद ये आपकी नेसल पैसेज, जो नाक का जो जगह होता है, नेजल कैविटी, उसके बाद आपका माउथ कैविटी, ये दोनों जहां जुड़ते हैं, कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड फूड, इसे कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स से फूड जाता है लैरिंक्स, जो व्हाइट बॉक्स है, उसका ट्रेकिया जो होता है, इस पे कार्टिजिनस रिंग्स होते हैं ताकि इसके कोलैप्स को बचाया जा सके। फिर ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकीज में, दो लंग्स में डिवाइड हो जाता है और धीरे फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकियोल एल्वियोलर सैक बनाता है। और ये आपका डायफ्राम, ये रिब्स और लंग्स दिख रहे होंगे। एल्विलाइज इंपॉर्टेंट चीज है। एल्विलाइज ये आप बलून शेप देख पा रहे होंगे, ये बलून शेप इसलिए होता है ताकि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ सके। क्या बढ़ सके? एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ गैसेस बढ़ सके। यही बताया गया इस पूरे पेज में। ठीक है, तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके अंदर हम हार्ट में देखते हैं। ये डायग्राम जो है ये बहुत अच्छे से शो कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग हार्ट को भी समझेंगे, लेकिन पहले इस डायग्राम से देखते हैं। होता क्या है, ये आपका लंग्स है। ठीक है, एयर आया लंग्स में, कहाँ है? लंग्स में। ठीक है, लंग्स से जो एयर है वो पल्मोनरी वेन, कई बच्चों को डाउट होता है कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर भी उसे वेन क्यों कहा जाता है? तो देखिए, वेन का असल में काम ये होता है कि वो पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वेन का काम होता है पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाना, और आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना। ठीक है, इसलिए इसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। जो नहीं समझा, मैं कह रहा हूं इस लेक्चर को फिर एक बार देख लेना, आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, होता क्या है, थोड़ा तेज बोल रहा हूं ना, इसलिए शायद आप थोड़ा कम स्पीड में देख लो या फिर आप रिप्ले कर लेना, तो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे। ठीक है, पल्मोनरी वेन था। पल्मोनरी वेन से ये सबसे पहले कहां आया? हार्ट के फर्स्ट चेंबर में। ये कौन सा है? लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहां से ऑरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में गया। फिर वापस आया वेना केवा से, वापस हार्ट में आया। कहां? राइट ऑर्ट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनरी वेन में चला गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखो, और सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है? पल्मोनरी वेन से ब्लड एंटर हुआ, देन ये कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा दिख रही है आपको, ये ऑर्टा सबसे मोटी आर्टरी होती है, इससे पूरे बॉडी में चला गया। ठीक है, बॉडी से घूम के आया, वेना केवा से घुसा, इसमें गया और यहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। ठीक है, हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया, साइस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर होता है मतलब जितना पंपिंग से आपका ब्लड पंप होता है। ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक, यहां देखिए, द फोर्स दैट एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर देन आर्टरीज इन वेन्स। ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो ये प्रेशर होता है ज्यादा होता है, आर्टरी थिक होती है, सब आप 7th में पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप करता है उसे हम लोग साइस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जिससे ब्लड वापस आता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये 120 mmHg अपॉन 180 mmHg होता है। mmHg प्रेशर को नापने की यूनिट है। चलिए, अब आपके हम लोग जरा ब्लड्स के बारे में जानते हैं। तो ब्लड में आपको पता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरे बॉडी में। दूसरा आपका होता है प्लेटलेट्स, जो कि क्लॉटिंग के काम आता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी देते हैं, और प्लाज्मा इन सबको फ्लूइड नेचर देता है ताकि मूवमेंट हो सके। लिम्फ जो होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि हमारे ब्लड की तरह ही प्रेजेंट होता है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इसमें इनसोल्यूबल प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम आप आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। इनसॉल्युबल प्रोटीन इसके अंदर ज्यादा होता है, कलरलेस होता है ये, ठीक है, पेल कलर का होता है, पेल, हल्का येलोइश टाइप। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको पता है ZYLEM और फ्लोएम, फ्लोएम कैसे करते हैं। जाइलम जो होता है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का। जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में होता है, और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शन होता है, मतलब यूनिडायरेक्शन, मतलब सिर्फ प्लांट में वाटर नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फूड जो है वो ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। और दूसरा डिफरेंस है, जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होती है वो पैसिव प्रोसेस होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मैंने आपको समझाया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस मैंने यहाँ समझा दिया। अब हम लोग आज के मतलब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे आ गए, जो कि है हमारा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करना, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्लोमेरस होता है, ये ग्लोमेरस, ब्रोमेंस कैप्सूल, यहाँ से ब्लड बहुत फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की यहाँ पे, ठीक है। इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, कहाँ पे होती है, ये नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसे कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। इसके बाद आपको आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में बताया गया। आपने सुना होगा कि डायलिसिस किया जाता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये हमें बताया गया। उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट, कैसे प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो ये कई तरीके से होता है। जैसे लीव्स जो होते हैं, कई बार आप देखते हैं लीव्स का रंग बदल जाता है और वो गिर जाते हैं, तो उसमें सारा एक्सक्रीट वेट उस जगह पे स्टोर हो जाता है और वो गिर जाता है। और दूसरा आप देखते होंगे कि प्लांट के ऊपर कभी कभी गम टाइप में कुछ चिपका होता है, प्लांट का आपने जब बाहर के देखा होगा, यानी लकड़ी बाहर की देखी होगी, तो उसमें गम चिपका होता है, ये भी एक्सक्रीट का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर पूरा वन शॉट में हमने खत्म किया है, ठीक है।